आज कश्मीरी पंडित वापस नहीं जा सकते। ये हमारे डेमोक्रेसी पे एक धब्बा है, हमारे मुंह पे एक ब्लॉट है। मेरा मानना है कि बंगाल और केरला वही रास्ता फॉलो कर रहा है जो कश्मीर बहुत पहले कर चुका है। रलिव सलिव गलिव वाला जो ट्रोप है। कौन सी वो 2 या 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है द हिंदू फोल्ड इज फेसिंग एट द मोमेंट? तो ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत क्या है डेमोक्रेसी में? अगर नेता है, रिप्रेजेंटेटिव है, बाकी आर्म्स ऑफ स्टेट है, व्हाई डू यू नीड अ परमानेंट ब्यूरोक्रेसी? दैट इज एन इंस्टीट्यूशन दैट आउटलास्ट्स दीज स्मॉल साइकिल्स। बट डीप स्टेट का कहने का मतलब ये है कि सरफेस के नीचे जो स्ट्रक्चर्स हैं, पावर स्ट्रक्चर्स और पावर फ्लोज, वो नियरली परमानेंट है, वो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। तो वो सैक्रिफाइस जो है वो एक सुप्रीम सैक्रिफाइस। एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ माई कम्युनिटी एंड माई एंसेस्टर्स कि मैं आज भी इस पूरे इतिहास के बावजूद मैं आज भी हिंदू हूँ, आज भी तिलक लगाता हूँ, आज भी अपने देवताओं को के ऊपर आस्था रखता हूँ। Let's come back to Kashmir. I think a lot of times the common discourse जो कश्मीर के अराउंड होता है, let's say, how do I say? रेड पिल्ड। Yes, right. पर फिर भी कश्मीर और कश्मीर से रिलेटेड इश्यूज को समझ पाना, you don't find enough information pools which are correctly represented, truth oriented, right? तो कश्मीर एज एन इशू, राइट, वो आप एक आर्ग्यूमेंट रखते हैं कि एक सिविलाइजेशनल इशू है एज इक्विवेलेंट टू लेट्स से अ केरला और अ वेस्ट बंगाल, जहाँ पे स्लोली विद टाइम एक डेमोग्राफिक टेक ओवर होके चीज़ें जो भी बदलेंगी। भारत की सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी में कश्मीर का एक बहुत बड़ा रोल है। जी, क्या जी, है वो और क्यों है जी। वो? नहीं, तो ऐसा कहना कि कश्मीर सिविलाइजेशनल इशू है और बंगाल और केरला नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता। मेरा मानना है कि बंगाल और केरला वही रास्ता फॉलो कर रहा है जो कश्मीर बहुत पहले कर चुका है। तो कश्मीर हमारे लिए एक शिक्षा का विषय बन जाता है बाकी अन्य प्रदेशों के लिए कि अगर आपने इस जो चेंज है इसको रोका नहीं तो आप भी वही बन जाएंगे। और जो जैसे मुर्शिदाबाद में या कुछ साल पहले मालदा में हुआ, ममलापुरम में वहाँ पे होता है, तो ये मिनी कश्मीर इनको बोला भी जाता है पॉपुलर पार्लेंस में। और वो एक्यूरेट है वो डिस्क्रिप्शन, क्योंकि जो डेमोग्राफिक है, जो वहाँ का पॉपुलेशन का जो कॉम्पोजिशन है, वो जब ज़्यादा मुस्लिम डोमिनेटेड हो जाता है तो वो उसका एक टैंजिबल मैनिफेस्टेशन है उस कॉन्फ्लिक्ट का। क्योंकि जब पॉपुलेशन मुस्लिम्स की जब कश्मीर में जिस तरह की थी वो अन्य प्रदेशों में हो जाती तो वो भी कश्मीर बन जाते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जहाँ पे आप आउटनंबर हो गए वहाँ पे आज के सेटअप में, डेमोक्रेटिक सेटअप में, आप जब रिपब्लिक हो जिसके लिए आप बहुत ही यू पैट योर सेल्फ ऑन द बैक ऑल द टाइम, वहाँ पे डेमोग्राफिक इज़ द फाइनल वर्ड। क्योंकि चलता ही सब कुछ डेमोक्रेसी से, डेमो से है ना, कितने नंबर से ही चलता है। तो नंबर्स जहाँ पे उनके हो गए तो वो डोमिनेट करेंगे। और वो फिज़िकली, ये आप देखिए, मतलब सिंबॉलिकली अगर आप इसको देखें कि वो फिज़िकली आपको या तो एक्सटर्मिनेट कर देंगे या आपको लात मार के भगा देंगे। यही आपके पास, या आपको उन अपने में मिला लेंगे। ये रलिव सलिव गलिव वाला जो ट्रोप है। तो ये आपको सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखाता तो क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है ना कि आप उनसे मिल जाएं या आप वहाँ से भाग जाओ। आप क्योंकि वो टॉलरेट नहीं करेगा आपको। उसका वर्ल्ड व्यू जो है, जो एक प्रेडेटरी रिलीजन का वर्ल्ड व्यू है, वो है कि बस मैं हूँ। और ये हमारे धार्मिक लिटरेचर में अगर आप देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग इसका पैरेलल है आसुरिक माइंडसेट से। कि असुर भी यही बोलता है ना, जितने असुर आपने देख लिए, या ये रावण था या कश्यपु, वो यही तो बोलता था कि सारी जो पूजा है और पूरे पूरे ब्रह्मांड में सब लोग केवल मुझे ही माने कि मैं ही सुप्रीम हूँ। तो ये जो असुरिक टेंडेंसी है, ये इन रिलीजन्स में बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट है। और वो एक जगह से वो टॉलरेट नहीं कर सकता अदर, दिया अदरिंग जिसको बोलते हैं ना, अदर को वो टॉलरेट ही नहीं कर सकता। तो इसलिए आपके तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया ना। मतलब इफ़ यू कैन नॉट को एग्जिस्ट विद देम बियॉन्ड अ सर्टन नंबर, देन ईदर यू स्टॉप वरिंग अबाउट सर्वाइवल इटसेल्फ, आप घुटने टेक दो, या यू पुश बैक। तो दिस इज़ द क्लासिकल सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट दैट
was first properly introduced academically in the Clash of Civilization में Huntington का जो book है, जो उसका work है, where he predicted that there will be a rise of jihad and all that. That is how his book is so acclaimed. Why that is so acclaimed. So वो जो predictive उसका ये था, that's commonsensical है वो, कि these are two entirely different ways of life, of two different worldviews, and one worldview will not tolerate the other. The Hindu worldview may accommodate, it may even assimilate, want to assimilate because that is its nature, but the other worldview is not interested in all that. Right. So it is essentially a battle for survival. So it's a zero-sum game then. But as a more sophisticated and a more emancipated society and culture, we have to find ways of reducing the overall suffering of the biosphere and say that अच्छा ठीक है, how do we deal with this? उसमें भी you need the same kind of clarity. तो जो one of my good friends, he just come out with a book, स्वयंबोध और शत्रुबोध, पंकज सक्सेना. तो स्वयंबोध और शत्रुबोध दोनों होना बहुत आवश्यक है. कि कहाँ पे आप ये देखते हैं कि हाँ ये जो है ये डेंजरस है, ये मेरे अस्तित्व के लिए खतरा बन जाता है, पर मैं हूँ कौन. ये दोनों चीज़ों की क्लैरिटी है तो आप खतरे से डील कर सकते हो. यू डोंट नेसेसरली हैव टू बिकम द एनिमी, बट यू हैव टू लर्न टू डील विद द एनिमी. So that is, I mean, that's I hope I've just done some justice to your question of civilizational conflict. क्यों है ये? सब लोगों को लगता है कि 1990s में जो the trigger event that took place, that is what it is, और वो बस एक standalone event है जो हुआ. But कश्मीर में 1990 से पहले क्या क्या events हुए and what were the series of events that took place? How did the demographic takeover of Kashmir happen over the last however many years? See, कश्मीर का ये जो 1990 में जो हुआ वो तो 7वां पलायन था हिंदुओं का. उससे पहले there were 6 waves of exoduses, starting going all the way back to the 14th century. Okay. Or with each new Muslim dynasty that came in, or a new Muslim tyrant who was at the seat in Kashmir, there was a wave of exodus. तो चाहे वो चाक थे, सिकंदर बुतशिकन था, अफगान, every time a new tyrant came, people were killed and tortured, some converted and some left. तो ये waves are well documented in historical literature. और फिर ultimately in the 19th century, the Sikh empire took root in Kashmir. जब महाराजा रंजीत सिंह ने अफ़गानियों को वहाँ से खदेड़ा और उन्होंने अपना एम्पायर वहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश किया. पर वो शॉर्ट लिव्ड था क्योंकि उसके बाद द ब्रिटिश वर ऑल्सो इन टाउन ऑलरेडी और उन्होंने फिर वो डोगरा महाराजा के सुपुर्द कर दिया. फिर करीब 90 साल डोगरा रूल रहा, जिसमें कि काफ़ी रिकन्स्ट्रक्शन हुआ और वापस मठ मंदिर बने और जो टूटे थे उनको वापस कंट्रोल में लिया गया. वापस उन्होंने हिंदू कल्चर को प्रमोट किया. कमेंट्री स्टार्टेड गेटिंग रिटन, मैन्युस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट करके लाइब्रेरीज में रखा गया. बहुत काम किया उन्होंने. और व्हाट्स द टाइम फ्रेम ऑफ दिस? इज अबाउट 90 years. Okay. 1857 to 1947. Got it. लगभग. Right. तो फिर उसके बाद जो है जब ये इंडिपेंडेंस के समय फिर कबाली रेड हुआ. कबाली रेड में जो पाकिस्तानी मिलिशिया वो आए, उन्होंने वहाँ पे लेफ़्ट राइट सेंटर सबको काट दिया. उसमें इवन मुस्लिम विक्टिम्स भी रहे. पर फिर विद द फॉर्मेशन ऑफ द रिपब्लिक, उससे पहले क्या था कि जो जिहाद था इट वाज मोस्टली कैरिड आउट बाय द नोबल्स एंड द स्टेट आर्म्स, जो मतलब एम्पायर. राइट. क्योंकि जो प्रजा थी उसकी ज़्यादा से भी नहीं होती थी उस समय पे. तो देयर वाज अ क्लियर मतलब एक बार आप कन्वर्ट हो गए, जैसे कहीं पे भी हुआ, तो मुस्लिम सोसाइटी और हिंदू सोसाइटी largely used to live independently. Obviously there were some economic reasons to
टू वर्क टुगेदर कि वो कोई सर्विस कोई दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट कल्चरली दे वर डिस्टिंक्ट एंड दे वर वेल अपार्ट. Even the kind of language we speak, कश्मीरी जो हिंदू बोलते हैं और कश्मीरी जो मुसलमान बोलते हैं, you can make out. है ना, जैसे अन्य जगहों पे भी है. Cuisine is very different. Even कश्मीरी हिंदू cuisine, which is also non-veg cuisine, उसमें भी बनाने का तरीका पूरी तरह से अलग रहता है. और तो हर चीज़ में पहनावा जिस तरह का है वो भी अलग रहता है. तो these were two different cultures. But डेमोक्रेसी के आने के बाद देयर वाज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एवरीथिंग. जैसे आज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो वैसे डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ जिहाद भी हो गया. और इन द पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द accession of Kashmir to India, there was it was followed by a policy of appeasement. Now, matlab, we can obviously, I mean, we have enough reasons to criticize Jawaharlal Nehru for what he did and all that. But again, I mean, looking back, maybe, you know, he was just being hopeful. Maybe he was naive, you know, whatever it is. But that is how things came to be. And he went out of his way to please the majority population. और ये आशा जो थी सरकार की, वो ये थी कि हम इनको अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ देंगे. तो बॉलीवुड को प्रमोट किया गया, वहाँ पे शूट करो. तो ऑलमोस्ट एवरी अदर फिल्म बैक देन यूज्ड टू बी शॉट इन कश्मीर. तो वहाँ पे जाके टूरिज़्म को बढ़ावा दिया. वो शिकारा राइड्स बिकेम फेमस, हाउस बोट्स, ये वो. एंड देयर वर नॉट मेनी टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया बैक देन. कश्मीर वाज द मोस्ट वेल नोन एंड मोस्ट डिज़ायर्ड. और लोग तब ट्रैवल भी नहीं करते थे, डोमेस्टिक ट्रैवल ही कितना होता था. अंग्रेज़ लोग बहुत आते थे, ये सब होता था. फिर शिक्षा पे जो एम्फोसिस दिया गया, मॉडर्न एजुकेशन दी गई, और उसमें हमारी कम्युनिटी का बहुत योगदान था कि हमने ही, मतलब बिकॉज वी वर प्रिडोमिनेंटली टीचर्स, तो सरकारी स्कूल्स में हम ही जो मासेस हैं, जो मुस्लिम मासेस हैं, उनको पढ़ाते थे. और उस समय पे देयर वाज अ टेम्पररी पीरियड ऑफ देम बीइंग ग्रेटफुल फॉर यू नो फॉर ऑल दैट रिफ्लेक्ट्स इन द कल्चर. यू नो, तो आज भी जो लिबरल मुस्लिम्स हैं वो जब बात करते हैं ना कि उस समय पे अरे इट यूज्ड टू बी सो ब्यूटीफुल, सो इट वाज अ टेम्पररी पीरियड. तो वो सब जब हुआ तो जो कश्मीरी मुस्लिम मासेस हैं, दे बिकेम मोर एम्पावर्ड पॉलिटिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली. और कॉन्ट्ररी टू और काउंटर इंट्यूटिवली जिसको बोले, वो ये हुआ कि एम्पावर होने के बाद दे टर्न्ड अगेंस्ट द माइनॉरिटीज़, द हिंदूज, क्योंकि दैट इज़ द DNA उनके जो सोच का, वर्ल्ड व्यू का, जो अभी हम बात कर रहे थे. और फिर फाइनली इट कल्मिनेटेड इन द दैट 86 to 90 का जो वायलेंस है, वहाँ बढ़ता गया टू द पॉइंट कि 90 में उन्होंने सीधे हर मस्जिद में ये ऐलान कर दिया कि अगर रहना है तो मुसलमान बनना है, नहीं तो काट दिए जाओगे, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से. इंडियन एजेंट्स, dogs, this, that, get lost. So that is the, you know, broad sequence of events. So I've also called Kashmir as the bleeding edge of Hindu civilization. Because why bleeding edge? क्योंकि अगर आप कश्मीर को geographically भी देखें तो उसके west में everything is surrendered. Right. उसके east Right में, from Saudi Arabia to that point. हाँ. Right. और उसके ईस्ट में जो है अभी भी largely you have a semblance of Hinduness remaining. तो ये जो है ये बैटल ग्राउंड है जहाँ पे सब एक्शन हो रहा है और आपके सामने प्रत्यक्ष हो रहा है. अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो आपको कुछ नहीं दिख रहा. आपको ये नहीं पता कि अगर आपने ये लूज कर दिया तो विच मीन्स द बैटल वुड हैव शिफ्टेड. इट विल बी नेक्स्ट आउटसाइड द डोर. Right. यही है, और इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है. सो दिस इज समथिंग दैट पीपल हैव टू बी कॉग्निसेंट ऑफ, दे नीड टू नो. और उसके अकॉर्डिंग दे मेक पॉलिटिकल चॉइसेस, दे डिसाइड कि यू नो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग. ये सब जो लिबरल ट्रोप्स ऑफ होल वर्ल्ड बीइंग अ हैप्पी फैमिली, ये सब मतलब पिक्चरों में अच्छा लगता है, बट जब जान पे बनाती है तब ये सब नहीं होता, ये सब वैलिड नहीं होता. तो पहले आप अपना सर्वाइवल देखो, अपनी वेल बीइंग देखो, आगे वाली जनरेशन्स का देखो. तो उसमें दिस इज़ अ अनडिनाइबल रियलिटी और वी हैव टू बी
mindful of that. And Kashmir serves as the great lesson for it. तो आजकल एक ट्रेंड चला है कि कुछ भी हो जाए ना तो कश्मीरी पंडितों को गाली देते हैं. And this mostly comes from the so-called nationalistic side of social media. आज ही मैंने देखा किसी ने ये डाला था, कल उमर अब्दुल्ला वाज इन खीर भवानी. तो मेरा भी पहला रिएक्शन यही था, हम घर पे बात कर रहे थे तो मैंने कहा यार उसको अंदर कैसे आने दिया. मतलब आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट इवन कमेंटिंग ऑन हिज पॉलिटिक्स, जो भी है, ही इज़ अ मुस्लिम, ही शुड नॉट बी अलाउड इन अ हिंदू श्राइन. वो बीफ खाता होगा. हैज़ ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ हिंदू और हैज़ ही टेकन एनी इनिशिएशन? कुछ किया है? नहीं किया. तो ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम. What business does he have to be in the Hindu shrine offering prayers to my Kuldevi, right? So I was also, disturbed by that कि यार कौन अलाउ करता है. Now किसी ने डाला कि अरे ये देखो कश्मीरी हिंदू जिन्होंने किसी को कोई अधिकार नहीं दिया. दिस बेसिकली दैट कास्टिज्म ट्रोप. अरे भाई हम तो सर्वाइव कर रहे थे पिछले 600 साल से. हमारे पास कास्टिज्म करने का कौन सा समय था? वी जस्ट हैपन टू बी ब्राह्मण. तो उस सिनेरियो में आप ये एक्सक्लूजन और ये बकवास जो कर रहे हो, जबकि जो वो मंदिर है इट इज़ बीइंग मैनेज्ड बाय द धर्मार्थ ट्रस्ट विच इज़ हेडेड बाय आई थिंक करण सिंह, but certainly by the royal family, the Dogra royal family. And I've already given them credit for, for saving our temples or saving. So I'm not against that. But I'm saying in this case, it is they who are responsible. अगर प्रश्न उठाने हैं तो उनसे पूछो, आप कश्मीरी पंडितों को क्यों गाली दे रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि कश्मीरी पंडितों की एक्सपीरियंस को आप ट्रिवियलाइज ना करें. आप उनको गालियाँ देने की जगह और विक्टिम शेमिंग करने की जगह आप खुद सीख लो जो सीखना है, क्योंकि कल को ये जिहाद आपके दरवाजे पे आएगा. तो उस टाइम ये जो पेपर टाइगरशिप ऑफ ट्विटर काम नहीं करेगी कि अरे हम होते ना तो हमने ये कर दिया होता. क्योंकि हिस्टोरिकली आप देख लो, half your land has been succumbed. These are all independent, different communities, different cultures, right, different subcultures under Hinduism, who have not been able to survive because of that onslaught. तो कल को वो ऑनस्लॉट अगर आपके दरवाजे पे आएगा तो चांसेस आर दैट यू मे ऑल्सो नॉट सर्वाइव. तो इसलिए गाली वाली देना बंद करो एंड टेक कॉग्निसेंस एंड मे बी यू हैव बेनिफिट ऑफ दैट एक्सपीरियंस, लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ अदर कम्युनिटीज, उसको यूज़ करें. तो so that's the lesson, that's the civilizational lesson for to be learned. It's not just ये कोई एक specific isolated event नहीं था. It was massive number of waves of onslaught, yet the resistance was strong enough that it survived. But that's a very interesting way to look at it, ki since it was it still remains the bleeding edge, and if not for that, the boundaries could be Yes, way different. absolutely. Yeah. That I think a lot of people don't just. Yeah, it is actually, if you look at it that way, it is one of those stories of heroism that, for example, Dr. Meenakshi Jain has written about in The Flight of the Deities, right, where she talks about जो मंदिरों में सेवायत थे, पुरोहित थे, उन्होंने कैसे अपनी जान जोखिम में डाल के जो देवता की मूर्ति है उसको बचा लिया हिस्टोरिकली, है ना. फिर वापस वो मंदिर कई जगह पुनर्स्थापित हुए और कई जगह वो मूर्तियाँ कहीं और स्थापित हुई और उनकी आज भी पूजा होती है. और ये पूजा उनकी जो है वो हज़ारों साल से चल रही है, क्योंकि वो एक आदमी ने उस तरह का बलिदान दिया, अपनी जान पे खेल के अपनी जान दे दी पर मूर्ति को बचा लिया. तो उसी तरह जो हमारी कम्युनिटी है उसने कश्मीर में भारत का क्लेम आज तक ज़िंदा रखा है. Right. और जब हम वहाँ से निकले तो हम धर्म के लिए निकले, हम अपना धर्म बचाने के लिए निकले. Right. और हमने ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि हम कन्वर्ट हो जाएं और हम सब एवरीथिंग वुड हैव बीन हंकी डोरी, हमें पैसा भी मिल जाता, हमें सब कुछ मिल जाता. तो वो सैक्रिफाइस जो है वो एक सुप्रीम सैक्रिफाइस है. एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ माई कम्युनिटी एंड माई एंसेस्टर्स कि मैं आज भी इस सब के इस पूरे इतिहास के बावजूद मैं आज भी हिंदू हूँ, आज भी तिलक लगाता हूँ, आज भी अपने देवताओं को के ऊपर आस्था रखता हूँ.
और इफ़ दिस इज़ नॉट अ स्टोरी ऑफ इंस्पिरेशन तो आई डोंट नो व्हाट इज़। और लोग अगर उसको परवर्ट करके उल्टा बोलते हैं तो वो नुकसान अपना ही कर रहे हैं। हमारा क्या, हमारा तो वैसे ही हो गया जो होना था। लार्जली स्पीकिंग आवर्स इज़ एन एक्सटिंक्ट कम्युनिटी, एक्सटिंक्ट कल्चर। हमारी तो कम्युनिटी है ही नहीं है, वो डिस्पर्स हो चुकी है पूरे। अब तो हम बचा सकते हैं यू नो सम बिट्स हेयर एंड देयर जो भी है इन, बट लार्जली वी आर नॉट हु वी वर, राइट। बट वी आर अ लेसन फॉर अदर्स। तो वो तो सीख लो भाई, तुम्हें गाली देने से क्या होगा। आशीष जी, हमने जैसे इस पूरे एक वेव ऑफ इवेंट्स के बारे में बात की पहले कि व्हाट लेड टू द एग्जोडस ऑफ यू नो कश्मीरी पंडित्स और लेट्स से कश्मीरी हिंदूज यू नो बाय 1990s. Why hasn't the topic around the resettlement taken center stage? या फिर ये चीज़ इंडियन स्टेट के रडार से बिल्कुल हट चुकी है? What is it about the Indian state that it just conveniently forgets all of this? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैंने ऑफ कैमरा क्या बोला और ऑन कैमरा इसलिए जो हमने ब्रेक ली ना तो इसलिए मेरा थोड़ा मडल हो गया है कि कॉन्टेक्स्ट क्या रखना है। बट it can be safely said that resettlement of Kashmiri Hindus is something that the Indian state must think of and communicate properly to keep its claim on Kashmir alive. क्योंकि अगर वो नहीं है, अगर कश्मीरी हिंदुओं को इक्वेशन से हटा दो आप, तो फिर आपके पास क्लेम करने को है ही क्या अदर देन प्रोपेगेंडा। तो आप ये बोलोगे फिर कि वहाँ बेचारे उनके पास अब्दुल्ला फैमिली ने ये कर दिया, गुपकार अलायंस हो गया, ये हुआ वो हुआ, कश्मीरी ऑर्डिनरी कश्मीरी का बड़ा बुरा हाल था, अब देखो कितने खुशहाल हैं। तो ये पहले भी ट्राई हो चुका है। सेम पैटर्न, सेम लूप्स कीप रिपीटिंग, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है नहीं। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशंस हैं पर शायद इंडियन गवर्नमेंट के पास उतना स्ट्रॉन्ग स्पाइन है नहीं। और वो रीढ़ की हड्डी ना होने का जो एक कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि आपको हमेशा डिस्कोर्स को मॉडल करते रहना है, ऑब्फस्केट करना है और लोगों को एक परपेचुअल कन्फ्यूजन में सिग्नल ऐसे देनी है कि लोग कंफ्यूज होते रहें कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, यही समझना है। लेकिन उसका एक एक्सपायरी डेट है, वो जो जा चुका है। आपने थोड़ा एडिशन मतलब थोड़ा एक्सटेंशन ले लिया आर्टिकल 370 एब्रोगेट करके, क्योंकि वो डेफिनेटली एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप था, पर वो करने के बाद अब वापस आप बैक टू स्क्वायर वन हो। और यहाँ से आगे आप कैसे जाओगे जब तक आप ये एक्नॉलेज नहीं करोगे कि वो एक रिलीजियस प्रॉब्लम थी, उधर टारगेट करके हिंदुओं को बाहर निकाला गया और वो करने वाले वहाँ के लोकल कश्मीरी मुस्लिम थे। तो ये दोनों चीज़ें बैलेंस करना कि इंटरनेशनल जो परसेप्शन है कश्मीर का, जहाँ पे आपको ये सिग्नल करना पड़ता है कि कश्मीरी मेजॉरिटी हमारे साथ है, और डोमेस्टिक जहाँ पे आपको ये कहना पड़ेगा कि हाँ भाई कश्मीरी मेजॉरिटी ने ही माइनॉरिटी को निकाला। तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हैं, तो आप कैसे इसको मैनेज करोगे। लेकिन इसमें मेरी ओपिनियन में कश्मीरी हिंदू का को यूज़ करना, एंड आई एम यूजिंग इट स्पेसिफिकली इन दैट कॉनोटेशन ऑफ यूज़, आप उसको यूज़ करो ना, यूज़ आवर कॉज, यूज़ आवर प्लाइट टू highlight why Kashmir is that civilizational problem and why India cannot afford to give up Kashmir. And you have all the sob stories, if I may use the word. You have all the tragic accounts to present to the world of how this whole thing transpired. और आज कश्मीरी पंडित वापस नहीं जा सकते, ये हमारे डेमोक्रेसी पे एक धब्बा है, हमारे मुंह पे एक ब्लॉट है।
ये कार्ड यूज़ करके आप कश्मीर के ऊपर स्टेक अपना बनाए रख सकते हो और साथ ही साथ एक लॉन्ग टर्म प्लान भी बना सकते हो कश्मीरी पंडित्स को वापस सेटल करने का, जिसमें एक इशू पनून कश्मीर का है। तो पनून कश्मीर, right after our exodus, it was conceptualized by our community elders और उसको इनिशियली भारत की सरकार का समर्थन भी प्राप्त हुआ, था क्योंकि तब 90 के दशक में परिस्थितियां कश्मीर की ऐसी भयानक थी कि कभी भी वो अलग हो सकता था भारत से। तो भारत सरकार के पास पनून कश्मीर एक बड़ा पावरफुल हथियार उनके हाथ लगा, जिसको उन्होंने यूज़ किया हमारी फ़्लाइट को दर्शाने के लिए और बताने के लिए कि हाँ, इनका भी तो उसमें रोल है। लेकिन जैसे ही सिचुएशन गॉट अंडर कंट्रोल, जैसे चाय में से मक्खी बाहर फेंक देते हैं, वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने पनून कश्मीर को भी बाहर फेंक दिया अपने डिस्कोर्स से। तो मुझे लगता है कि उसको वापस चाय में मक्खी डाल दें और वापस उसको मेन स्ट्रीम करें और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी। तो जो कश्मीर में जेनोसाइड हुआ हिंदुओं का, कल्चरल जेनोसाइड, उस जेनोसाइड को एक्नॉलेज भी करना चाहिए इंडियन स्टेट। अभी तक नहीं करता। तो उसके बारे में क्या रोड मैप है, ये तो हम पब्लिक में डिस्कस कर ही सकते हैं। ये बात तो हमें सरकार बता ही सकती है, भले ही बहुत सारी ऐसी कॉन्फिडेंशियल और स्ट्रेटेजिक बातें हों जो पब्लिक में नहीं होती, जैसे इंटेलिजेंस की बातें होती हैं, जियोपॉलिटिक्स की बात है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसकी बात है, वो सब नहीं बोल सकते पब्लिक में। लेकिन ये तो बिल्कुल पब्लिक में बात की जा सकती है, क्योंकि इसका नैरेटिव पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है, मतलब पड़ेगा भी। तो पनून कश्मीर को वापस मेन स्ट्रीम करें और एक रोड मैप बताएं कि कैसे कश्मीरी पंडितों को वो रोड मैप ज़रूरी नहीं है। हम अगर किसी कंपनी में भी काम करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि जो हम प्लान बनाते हैं वही एग्जीक्यूट एग्जैक्टली होता है। तो उसमें डिविएशंस है, यू पिवट, यू मेक चेंजेस बेस्ड ऑन द रियलिटी चेक्स दैट यू गेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो वो करें, बट एक ओरिएंटेशन और एक लोड स्टार की तरह से आप पनून कश्मीर को रख सकते हैं और उसी के हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो वो अभी होते हुए नज़र नहीं आ रहा, पर वो करना आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। एंड डू यू बिलीव कि जैसे 2024 में जो पोस्ट आर्टिकल 370 एब्रोगेशन पहली बार इलेक्शंस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेट्स से यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK, थोड़ा सा कहीं कि जो सेंटर का ग्रिप है या इन्वॉल्वमेंट है दैट्स स्टिल डाइल्यूटेड नाउ। तो do you think that can be challenging? Because That, as far as we are concerned, I'm speaking on behalf of my community, that step that they have taken is regrettable, but I don't think it is very consequential. क्योंकि in any case the local administration was with the locals, is always with the locals. right, Now if you have an elected government in place, तो आप यही सिग्नल कर रहे हैं दुनिया को कि हमने वापस डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर ली। और हो सकता है कि फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम अ जियोपॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट कि ये करना आवश्यक था। वी आर नॉट प्रिवी टू दैट, सो मे बी दैट वॉज इम्पॉर्टेंट। right, उसका इम्पैक्ट एज सच क्या होगा दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट आई टेंड टू थिंक दैट इट्स नॉट, मतलब डिजास्टर्स इतना कुछ नहीं है। More importantly, what is the positive message that you're giving, the positive political message that you're giving as the Indian government? Have you acknowledged the truth of Kashmir first, in whatever way possible? If you don't want to say that, and this is important, I think this needs to be stated, that अगर आपके पास ये लिबर्टी नहीं है कि आप ये कहो कि कश्मीरी मुसलमान मेरे साथ नहीं है, ये आपको नहीं बोलना, ठीक है, लेकिन आप ये तो बोलो कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ और उनका जेनोसाइड हुआ। right, तो ये बोलने से आपका वो कैंसिल नहीं होगा। right. पर मुझे ये नहीं पता कि सरकार हिंदू जेनोसाइड को एक्नॉलेज क्यों नहीं करती। उनके पास कोई कारण नहीं है
इसको डिनाई करने का, पर वो करते हैं. So that I think is the acid test for how sincere the Indian state is to dealing with the Kashmir problem. Is there a particular reason why that doesn't happen? Like, do you think is there a कोई एक particular reason है जो disallow करता है इंडियन स्टेट को उस ट्रूथ को ओन करने में? क्या है? वो ये है कि the nature of the polity. वो ये कि कोई इंसेंटिव नहीं है किसी भी सरकार को टू एक्चुअली सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स. अगर मैं ये कहूँ जैसे दीज आर एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स, पर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का इंसेंटिव क्या है पॉलिटिकल क्लास को? अगर हम एक सिमिलर एग्जांपल दें कि दिल्ली का पोल्यूशन, तो ये दिल्ली का पोल्यूशन जो है सबको इफ़ेक्ट करता है, चाहे वो नेता है, चाहे वो राजा है, चाहे वो रंक है. सबके फेफड़े जो है वो काले हो जाते हैं, विशेषतः सर्दियों में. लेकिन उस पोल्यूशन को सॉल्व करने का जो अप्रोच है उसमें इतने सारे मूविंग पार्ट्स हैं कि उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी, और उसका पॉलिटिकल डिविडेंड जो है वो ज़्यादा नहीं है, प्रोपोर्शनेट नहीं है, तो बिल्कुल ही. तो इसलिए क्यों कोई करेगा? वो कोई और इशू उठाएगा, या जैसे कहते हैं ना, तो दारू बांट देगा इलेक्शन में तो उसको वोट मिल जाएंगे, तो वो क्यों इतना बड़ा प्रॉब्लम अपने सर पे लेगा, और जिसका कोई डेफिनेट 100% सोल्यूशन भी नहीं है. हो सकता है कुछ लेवल का वो कर ले कम, लेकिन पूरी तरह एलिमिनेट नहीं कर सकता, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो वैसा ही कश्मीर का भी इशू है, क्योंकि ये सिस्टमिक प्रॉब्लम है, ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल प्रॉब्लम है. तो इसको सॉल्व करना ये कोई एक दिन की बात नहीं है. तो एक सरकार का टेन्योर 5 साल का होता है, 5 साल में तो डेफिनेटली सॉल्व नहीं होगा, 10 साल में नहीं होगा. ये तो लॉन्ग गेम है. लॉन्ग गेम खेलने के लिए कौन सा नेता बैठा हुआ है? जो नेचर ऑफ द पॉलिटी है, जो डेमोक्रेसी का एक सिक्लिकल नेचर है कि एवरी 5 years यू हैव टू अगेन मेक अ क्लेम फॉर द पावर थ्रू द वोट्स. तो अगर कोई भी लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स होंगी, जो आई थिंक ग्लोबल लेवल पे इन अ वे क्लाइमेट चेंज ऑल्सो इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट, कि अगर आपकी साइकिल्स, द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम्स बिकम्स सच लॉन्ग नेचर्ड, Yeah. then democracy becomes impossible for the democracy to basically solve that problem in a way. So it's like, so जैसे सोशलिज्म में है ना कि सोशलिज्म borrows from the rich and distributes to the poor. Democracy borrows from the future and distributes to the present. Now that future is depleted completely. अब borrow करने को बहुत कम रह गया. So that is why there is this crisis. इस टॉपिक को हम एक बार ग्लोबल लेवल पे लेट्स ट्राई टू एनालाइज कि लेट्स से अगर इंडिया में प्रॉब्लम है, बट इट्स नॉट कि ये प्रॉब्लम बाहर नहीं अकर हो रही है, राइट? वी हैव सीन के थ्रू आउट द यूरोपियन यूनियन एंड लेट्स से इवन नॉर्थ अमेरिका. आई वाज टेकिंग अ लुक एट द नंबर्स. जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ऑफ मुस्लिम्स एंड देम यूजिंग डेमोक्रेसी, डेमोग्राफिक्स एज अ सेंट्रल टूल टू, इफ नॉट पॉलिटिकल कंट्रोल, बट have a major representation, कि अगर आप एक big enough minority बन जाते हैं, then and you already are by nature आप एक inflexible minority हैं, तो the majority bends to your will. We've seen that broadly. And वो चीज़ हम यूरोप में भी या बाकी कंट्रीज, मतलब बेसिकली आउटसाइड इंडिया में भी हम वो चीज़ देख रहे हैं, वो चीज़ देख रहे हैं. हाउ डू यू कैरेक्टराइज दिस फ्लॉ विद डेमोक्रेसी, और हाउ have other countries figured out I don't think that this is a problem that has been solved by any stretch of imagination. Right. मतलब किसी भी institution की sustainability जो होती है वो that is in question here. Right. क्योंकि हम जिन time cycles की बात कर रहे हैं, they go beyond an average human lifespan. They go beyond several human lifespans, several generations. तो इन प्रॉब्लम्स का एक क्लियर कट ऐसा कोई सोल्यूशन तो होता नहीं. तो डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम इसलिए कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि इट इज़ एनीवेयर क्लोज टू रेजोल्यूशन. आई डोंट थिंक दैट डेमोक्रेसी इज़ गोइंग एनीवेयर. बट हमेशा ये ज़रूर हुआ है कि डेमोक्रेसी को की जो फेलिंग्स हैं उसको कवर करने के लिए बाकी
स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाती हैं। जैसे कि ब्यूरोक्रेसी है, तो ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत क्या है डेमोक्रेसी में? अगर नेता है, रिप्रेजेंटेटिव हैं, बाकी आर्म्स ऑफ स्टेट हैं, व्हाई डू यू नीड अ परमानेंट ब्यूरोक्रेसी? बिकॉज दैट इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट आउटलास्ट्स दीज स्मॉल साइकिल्स, और उसका एक लॉन्गर गेम है, मतलब देयर इज सम इन्वेस्टमेंट इन अ लॉन्गर टाइम साइकिल। तो एक रजीम से दूसरी रजीम, आज बीजेपी है, कल कांग्रेस हो, परसों समाजवादी हो, तो द वे द इंडियन स्टेट ऑपरेट्स विल नॉट चेंज ड्रास्टिकली, क्योंकि द ब्यूरोक्रेसी इज परमानेंट, और वो कंटिन्यूटी देने के लिए एकदम अति आवश्यक है। उसी का एक डीपर मैनिफेस्टेशन इज व्हाट इज कॉल्ड द डीप स्टेट। तो डीप स्टेट कोई ऐसी, मुझे निजी तौर पे मुझे नहीं लगता कि कोई कॉन्स्पिरेसी है। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं डीप स्टेट, इसको मिसयूज़ भी करते हैं बहुत, बट डीप स्टेट का कहने का मतलब ये है कि जो सरफेस के नीचे जो स्ट्रक्चर्स हैं, पावर स्ट्रक्चर्स और पावर फ्लोज, जो नेटवर्क्स हैं, वो नियरली परमानेंट हैं। वो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, वो सिविलाइजेशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, कमर्शियल भी हैं, वो भी हैं, बट तो ये इंटरेस्ट ग्रुप्स अपना इंटरेस्ट, दे लुक आउट फॉर देयर ओन इंटरेस्ट इन द लॉन्ग टर्म, एंड दे फाइंड वेज टू मैनिपुलेट द स्टेट टू डू देयर बिडिंग। जैसे एक कॉरपोरेट और पॉलिटिकल पावर का नेक्सस जो हम देखते हैं, वो तो सबसे सरफेस लेवल फिनोमिनन है, बट दैट इज़ एवरीवन एक्नॉलेजेस दैट कि ये तो होता ही है कि बड़ी कंपनीज, बड़े कॉरपोरेट्स सरकार को ख़रीद लेते हैं और ये सब है। या दूसरी कंट्रीज़ का इंटरफेरेंस है, बाकी देशों में अमेरिकन्स यहाँ पे आते हैं तो ब्यूरोक्रेसी में उनके मोल्स होंगे या इंटेलिजेंस में मोल्स होंगे, ये सब चलता रहता है। तो दीज आर ऑल सब लेवल, सब सरफेस फिनोमिनन, बट मोर पावरफुल, मोर लॉन्ग लास्टिंग। तो डेमोक्रेसी इन इटसेल्फ इज क्वाइट इनइफेक्टिव इन डीलिंग विद एनीथिंग। डेमोक्रेसी इज जस्ट द outer layer of how the world operates, and unfortunately the masses are made to believe, that is the nature of democratic propaganda, that the masses are made to believe कि तुम्हारी कोई औकात है, तुम कुछ उखाड़ सकते हो। जो ये रेटोरिक है ना कि जनता के पास जब वो आ जाता है ना तो सिंहासन हिल जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ, जो सार जो था उसको डिसलॉज कर दिया लेनिन ने, तो दैट इज़ पोर्ट्रेड एज अ रेवोल्यूशन, एंड मासेस का रेवोल्यूशन। मासेस की हालत ख़राब थी, मासेस की हालत हमेशा ही ख़राब होती है। लेकिन इस समय क्या हुआ कि एक एलीट ने दूसरे एलीट को डिसलॉज कर दिया यूजिंग द मासेस। सो द डेमोक्रेसी ऑपरेट्स ऑन दिस प्रिंसिपल ऑफ फाइंडिंग लेजिटिमेसी। डिस्कोर्स बिल्डिंग में ये होता है, नैरेटिव में ये होता है कि हमारे साथ लोग हैं। लोग किसी के साथ नहीं होते, लोग तो मैनिपुलेट, मैलेबल है वो, आप उसको प्रोपेगेंडा से कहीं पे भी ले जा सकते हो। जो मैं बता रहा था कि वही आदमी जो कंटेंट के इसमें, जो आदमी ध्रुव राठी देखता है, वही आदमी कोई राइट विंग का भी चैनल भी देखता है, वही आरजे रौनक भी देखता है, वो सौरभ द्विवेदी का लल्लन टॉप भी देखता है, वो सब देखता है। किसी दिन वो किसी से एग्री करता है, किसी दिन वो किसी से एग्री करता है, और वो अपना काम कर रहा है बेसिकली। वो उसको थोड़ा डिस्ट्रैक्शन चाहिए, वो करके वो अपने काम में बिजी रहता है। ये नेचर ऑफ मासेस है। बट जिसको बिड फॉर पावर करना है, जिसको पावर एक्वायर करना है और उसको कुछ उखाड़ना है अपनी ज़िंदगी में, वो ये सब यूज़ करके, मैनिपुलेट करके अपना वो कर लेता है। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि ऐसा कोई 5 स्टेप फॉर्मूला तो है नहीं डेमोक्रेसी को कैसे डील करना है। बट अगेन गोइंग बैक टू द सेम थिंग कि अगर हमारे इंटरेस्ट ग्रुप्स कहाँ हैं, इसीलिए मैं बार बार इंस्टीट्यूशन बोलता हूँ कि वही तो चीज़ है जो हमें पावर से डील करने या पावर एक्यूमुलेट करके स्टेट के साथ कैसे डील करना है, कैसे कॉम्प्रोमाइज़, कैसे नेगोशिएट करने हैं, हमारे क्या पॉइंट्स हैं, हमारा क्या विजन है, वो सब है नहीं। और वो पुराने काल में वो जो हमारे मठ मंदिर थे, जो हमारे धार्मिक इंस्टीट्यूशंस थे, वो करते थे, जो हमारे धार्मिक लीडर्स थे वो करते थे। लेकिन अब वो इंस्टीट्यूशंस की ये जो का डिक्लाइन हुआ है, तो वो वापस रीबिल्ड जब तक नहीं होंगे तो हम भी डेमोक्रेसी के मोहताज रहेंगे, और हमेशा यही रोना रोते रहेंगे कि अरे उसने हमारा, अरे मैंने तो वोट दिया था लेकिन उसने किया नहीं, मैंने तो वोट दिया था। उससे काम नहीं चलेगा। डेमोक्रेसी एक सरफेस लेवल एक फिनोमिनन की तरह ऑपरेट कर रहा है।
the aim is which जिसको continuity देने के लिए एक bureaucracy which is a let's say a semi a little more longish form of institution जो exist करता है जो उन regime change को smoothen out करता है उनके ebbs and flows को. So the idea, the core messaging would be कि आप उन सारे levels के नीचे institution building करें so that कम what में let कुछ भी ऊपर के सतह पे चीज़ें चेंज होती रहें बट नीचे the narratives, the messaging, the way you interface and engage with the state जी वो एक उसमें एक परमानेंस रहे एक प्रेशर ग्रुप्स जी जी की फॉर्म में आप एग्जिस्ट करें. जी इवन विद द ब्यूरोक्रेसी अगर आप ये देखें ज़कात फाउंडेशन जो था ज़कात फाउंडेशन यूज्ड टू ट्रेन पीपल टू क्रैक यूपीएससी एग्ज़ाम और फिर become bureaucrats. So even at the level of bureaucracy, which is a very much an integral part of the state, and it's not a hidden or a deep state, ऐसा नहीं है. तो bureaucracy में भी कैसे अपने representatives को आप भेज सकें जो आपके साथ aligned हो, जो आपका ही हित करने के लिए वहाँ बैठा है. ये the Muslims have a clear strategy with respect to that, and they have invested in that, and kudos to them. I mean, I'm saying that even if I may have serious problems with the religion as such, because I am a victim of that religion, but I do appreciate and admire the way they've organized themselves and how they look out for each other's back. They look out for their own interest. They have a vision, however disagreeable to me it may sound, but they have a vision that they are pursuing. हमारे पास वो सब नहीं है और उसको अर्जेंटली बिल्ड करने की आवश्यकता है. और डेमोक्रेसी में एक स्पेशल टाइप के इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके वो कर सकें. तो यही सारा खेल है. The other side is ensuring कि one side through demographics you take on the upper layer. No, there I have a slightly different take. देखिए मतलब एक there may be some incentive or some forms of coercion, soft coercion or whatever or incentivizing कि आप ज़्यादा बच्चे पैदा करो, पर वो इतना ज़्यादा स्केल नहीं हो सकता वो चीज़, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे आपको बड़े करने हैं. तो हाँ ठीक है, मतलब ऐसा होगा कि कुछ पेट्रो डॉलर्स आते हैं या जैसे कुछ एस्टिमेट्स हैं कि 50,000 करोड़ मिडल ईस्ट से एनुअली आता है, या ज़कात से रेज़ करते हैं मुस्लिम्स, और उसमें से कुछ पोर्शन होगा कि हाँ हम जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे उतना हम आपको फाइनेंशियल एड भी देंगे. पर मोर इम्पॉर्टेंटली जो एक ऑर्गेनिक और एक स्पॉन्टेनियस रियलिटी है वो है कि जो उनका TFR है वो अदरवाइज भी इट्स better than other communities. In the West, it's better than the white Christians. In India, you compare it with Jains and Parsis, it is very starkly different. And with Hindus also, they are faring much better as compared to Hindus. Hindus have various communities, उनके अलग-अलग हैं, but ये largely is on account of them having a community in itself. और वो उनका एक सक्सेस है जो हमारे पास नहीं है. हम आर्टिफिशियली उसको इंड्यूस नहीं कर सकते. जब हमारी कम्युनिटीज़ सोशली इंजीनियर करके तोड़ दी गई, जो हमारी जातियों को इतना बदनाम कर दिया कि हाय जातिवाद है, और इकोनॉमिक रियलिटीज़ भी ऐसी हो गई, अर्बनाइजेशन हो गई, उस वजह से ख़त्म हुआ. तो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली हैविंग वेज टू प्रिजर्व दैट सेंस ऑफ कम्युनिटी अमंग होमोजेनस ग्रुप्स, यू आर एनकरेजिंग कि नहीं वो भी ख़त्म कर दो. तो TFR तो नीचे ही जाएगा ना. क्योंकि बच्चे बड़े करना, बच्चे संभालना, ये एक कम्युनिटी का काम होता है. और जब कम्युनिटी नहीं होती तो आज जो आप अर्बन इंडिया में, जो हम दिल्ली NCR में रहते हैं, तो the stark reality is that
there is no community to help you raise kids. So people will either have just one or two, या दो भी बड़ी बात हो गई, या बोला छोड़े यार क्या ही करना. कम्युनिटी का एग्जिस्ट नहीं करना has directly led to the fall in the fertility rates, Yes. right? So the next question would be, okay, in the current times of modernity, let's say, right, where atomicity has been has become such a central theme. Matlab, you have devices which are giving you content to your liking, to your time of the day. आपको सुबह क्या देखना है, शाम को क्या देखना है. When everything has been given such specific personalization angle to it, ऐसे माहौल में आप कम्युनिटी को फिर से ग्रो कैसे करेंगे, एंड हाउ डू यू ब्रिंग कम्युनिटी बैक टू द सिविलाइजेशन? इसका जवाब भी ओवरटन विंडो के रेडिकल और अनथिंकेबल नहीं आता है. तो इसको पब्लिक में बोलना थोड़ा कठिन है, पर आई विल गिव इट अ शॉट. क्योंकि उसमें क्या है कि कम्युनिटी को वापस लाने के जो बेसिक्स हैं वो पहले पूरे होने चाहिए. कि एक तो जो इकोनॉमिक्स हैं आपके, वो कम्युनिटी लिंक्ड होना बहुत ज़रूरी है. कि जो एक जिसको हम बहुत कंटेम्प्ट के साथ जिस चीज़ को देखते हैं ना, कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जैसे फ्रेजेस यूज़ होते थे, कि सस्टेनेंस इकोनॉमी और ये सब करके, वो यही था ना कि आप प्रोफेशन जो है वो लिंक टू योर कम्युनिटी है, कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते. क्योंकि वो जब एक बार वो कट हो गया लिंक, तो उसके बाद कम्युनिटी का डिस्ट्रॉय होना ऑलमोस्ट इनएविटेबल है. पर अब वो तो वापस अभी जा नहीं सकते. पर इतना ज़रूर हो सकता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाए. क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में ये है कि अगर आप अपना बिजनेस, इंस्टेड ऑफ दिस ऑब्सेशन विद नौकरी, which in its own right was the only thing available at a certain point, but now I think अभी क्या हो सकता है कि एंटरप्रेन्योरशिप की ओर अगर हम फोकस करें तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक कम्युनिटी बन जाती है. भले ही वो उस लेवल की रोबस्टनेस उसमें ना हो जो एक ऑर्गेनिक जाति बेस्ड ऑक्यूपेशन में था, पर ये ज़रूर होता है कि आपका इंटरजेनरेशनल कंटिन्यूटी रहती है जिस काम में आप हो. क्योंकि अगर आपने अच्छा बिजनेस सेटअप किया तो देयर इज़ अ गुड चांस दैट योर किड्स विल आल्सो डू द सेम, और आगे चलता रहेगा. और जो आपने एक इकोसिस्टम डेवलप किया, अपना एक नेटवर्क है आपका, वो भी इंटरजेनरेशनली ग्रो करेगा. राइट. क्योंकि ट्रस्ट विद ईच जनरेशन ग्रोज. एंड आई स्पीक एज विस्थापित कश्मीरी पंडित. हम यहाँ आए, यहाँ पे अगर हमें कोई काम शुरू करना है तो सब कुछ नया है. हाउ हार्ड इट इज़, हाउ ईजी इट इज़ फॉर समवन टू रिप यू ऑफ, टू मतलब ट्रस्ट लेवल्स आर लो एट्सेट्रा. बट एक बार आप वो बिल्ड करते हो तो देन यू नो हु टू एसोसिएट विद, हु नॉट टू, और ये सब. तो वो कम्युनिटी वहाँ से भी बिल्ड होती है. तो एक छोटा सा स्टेप उसमें ये हो सकता है कि देयर इज़ अ थ्रस्ट टूवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, और लोग नौकरियाँ ना चूज़ करके थोड़ा रिस्क प्रोन इसमें जाएं, और वो ऑर्गेनिकली फिर कम्युनिटीज़ भी उसके अराउंड बिल्ड हो सकती हैं. दूसरी चीज़, टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे जीवन का एक सबसे डिस्प्रपोर्शनेट इन्फ्लुएंस जो हमारी लाइफ पे होता है वो टेक्नोलॉजी का ही होता है. और जैसा नील पोस्टमैन ने कहा है कि हम टेक्नोपोली में रहते हैं, टेक्नोपोलिक एरा में रहते हैं, जहाँ पे कल्चर है सरेंडर्ड टू टेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजी को कैसे टेम करना है, उसके अराउंड भी, उस थीम के अराउंड भी कम्युनिटीज़ बन सकती हैं. कि हु हैज़ एक्सेस टू व्हाट टेक्नोलॉजी. दिस इज़ सिमिलर टू हु हैज़ एक्सेस टू व्हाट नॉलेज. जिसको गाली देते हैं ना आजकल कि ब्राह्मणों ने वो कर लिया और वैदिक नॉलेज सबको नहीं दी. इट इज़ नॉट मेंट फॉर एवरीवन. मतलब हर एक का अपना अपना एक वो है, वो अपने डोमेन में काम करता है और किसी को किसी से एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो टेक्नोलॉजी का भी वही प्रिंसिपल है एक तरह से, कि अगर आपने इस डेमोक्रेसी के कूल एड को खुद ही पी लिया तो उससे क्या होगा कि सबको सब कुछ अवेलेबल है. तो सबको सब कुछ अवेलेबल है तो उसके बाद केओस और एटमाइजेशन इज़ इनएविटेबल. तो मुझे लगता है ओवरऑल ग्लोबली आई थिंक दिस विल नॉट हैपन इन इंडिया फर्स्ट, दिस विल हैपन अब्रॉड इन द वेस्ट.
where they will finally draw a line कि किस कम्युनिटी को कितना टेक्नोलॉजी चाहिए, राइट? क्योंकि ये बिग टेक जो है, ये दिस इज अ मॉन्स्टर, दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर. तो अगर इफ ह्यूमन स्पीशीज हैज़ टू सर्वाइव, then you have to have a very clear cut relationship with big tech. And there may be communities which will say कि नहीं, हमें सेल फोन ही नहीं चाहिए ना, हमें AI का इतना ही इंटरफेरेंस चाहिए अपने काम में, उसके बाद बाकी हम खुद कर लेंगे. So these are sort of communes which may grow into communities and which may then become societies. And I think, I mean, I may be getting ahead of myself, but yeah, I'm just saying, I'm speculating on the kind of future that may be sane. Otherwise we are in for a disastrous future, no? Because फिर तो हमारी ह्यूमन होने का कोई पॉइंट ही नहीं बचा ना अब तो communities का उससे टेक्नोलॉजी के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है उससे भी डिफाइन हो सकती है कि कैसे उसको अगर हम keep it at bay, right, to a certain extent, then the sense of community may come back. Because technology is the number one enemy of community, whether we like it or not. right. Time is a zero sum concept. आपके पास दिन में 24 घंटे हैं. आप अगर 6 घंटे फ़ोन में दे रहे हैं तो आप उन 6 घंटों को कहीं कुछ जगह से कंप्रेस करके निकाल रहे हैं. दैट मोस्ट लाइकली हैपन्स विद इन द फैमिली, within from within the community, with your friends, peers, etc. How we interact with technology will become a key concept of whether or not we will be able to bring back the community or not. Right? That's the central thesis. Correct. Anyway, throughout this conversation हमने काफ़ी सारे topics पे touch किया. We've brought out the arguments, what are the problems, but let's say if we were to summarize at the end of this discussion कि कौन सी वो 2 या 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो द हिंदू फोल्ड इज फेसिंग एट द मोमेंट, क्या होंगी वो आपके अकॉर्डिंग? मुझे एक तो मैंने आपको बताया कि स्वयं बोध और शत्रु बोध और एट्सेट्रा, ये जो मेरे मित्र पंकज सक्सेना ने पुस्तक भी लिख डाली उस पर, तो मुझे लगता है कि उनके प्रीफिक्स अगर हम हटा दें पहले बोध तो पहले प्रॉब्लम बोध की सॉल्व करें कि जो मॉरल इश्यूज़ हैं और इम्पेरेटिव्स हैं, कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है किसी चीज़ में, क्या है वो चीज़. हमारा जो पूरा कल्चर है और जो हिंदू धर्म है वो इन्हीं प्रश्नों को लेके मतलब हमारे ऋषियों ने उसको हमें दिया भी था इसीलिए. और वो कैसे वापस लाना है ये सवाल बन जाता है. सो देयर हैज़ टू बी सम. तो एक जो क्राइसिस है वो यही है कि देयर इज़ नो हिंदू एलिट, कॉग्निटिव एलिट जिसको बोलें. क्योंकि जो हमारे सक्सेसफुल लोग हैं वो दे आर सक्सेसफुल इन बिजनेस, दे आर सक्सेसफुल इन स्पोर्ट्स, दे आर सक्सेसफुल इन वेरियस फील्ड्स, बट they don't think of themselves as Hindus, and even if they do, they don't know what that means. तो एक हिंदू एलिट का उस लेयर को वापस बिल्ड करना वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क हमारी जनरेशन और अगली जनरेशन के लिए है, और उसका ना होना एक बहुत बड़ा क्राइसिस है. दूसरा जो हम अभी बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी के साथ कैसे डील करें, कम्युनिटीज़ को वापस कैसे बिल्ड करें, क्योंकि हिंदू धर्म जो है वो कम्युनिटी बेस्ड धर्म है. और एक्चुअली कोई भी रिलीजन कम्युनिटी बेस्ड ही होता है, बट हमारे यहाँ तो इस लेवल पे था कि बाकी उनकी सेंस ऑफ कम्युनिटी कुछ भी नहीं है हमारे सामने. तो वो वापस कैसे हम ला सकते हैं किसी भी फॉर्म में, जो भी एक्सेप्टेबल और जो भी वर्केबल हो अंडर द गिवन सर्कमस्टेंसेस. हमें प्रैग्मेटिक होना चाहिए. तो एक तो लॉस ऑफ कम्युनिटीज़ और ये जो है. दूसरा जो हमारा इकोलॉजी को लेकर जिस तरह का एक और एनवायरमेंटल क्राइसिस को लेके एक उदासीनता है, इंडिफरेंस है, उसको भी एड्रेस करना होगा. क्योंकि हमारे जो देवी देवता हैं वो प्रकट ही प्राकृतिक संदर्भ में होते हैं. और जब हम प्रकृति से मुंह मोड़ लेते हैं तो वो हमसे मुंह मोड़ लेते हैं. तो हमारा एक क्राइसिस, अगर हम इफ़ आई मे टेक द लिबर्टी ऑफ गोइंग स्लाइटली मेटाफिजिकल, इट इज़ दैट वी हैव टर्न्ड अवे फ्रॉम आवर ड्यूटी टू
टूवर्ड्स नेचर। Right. हम डेजर्ट में पैदा नहीं हुए थे। हमारा फॉरेस्ट बेस्ड आरण्यक, हमारे तो वेदों का एक भाग भी आरण्यक है। तो हम फॉरेस्ट वर्शिपर्स हैं और हमारे आंखों के सामने वो डिप्लीट हो रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमारी नदियाँ जो हमारी देवियाँ हैं, उनका ऐसा हाल है, यमुना का, यहाँ पे गंगा जी का, और हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये एक प्रॉब्लम है जिसको हमें डील करना होगा। और दिस गोज़ बैक टू द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ हम चाहते क्या हैं, हमारे मॉरल कंपस है क्या। तो एनवायरनमेंट को लेके हमारा क्या ये रहेगा। और फिर जो डेमोग्राफिक इश्यूज़ हैं और जो शत्रुबोध की बात हम करते हैं कि हमारी लाइन कहाँ तक है और उसके बाद थ्रेट्स कहाँ हैं, इस ये परसेप्शन होना, एंड द सटल डिफरेंस बिटवीन बीइंग इंडियन एंड बीइंग हिंदू, इस चीज़ का बोध होना, धर्म और राष्ट्र में जो डिस्टिंक्शन है, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं, ये जनमानस में इस चीज़ का मतलब प्रचलन होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि ये भी इश्यूज़ हैं। और ये अगेन गोइंग बैक टू, let me clarify, I'm not being elitist, but I'm just stating things as I see them, कि masses are not concerned with this, and masses will never be concerned with this. It is the Hindu cognitive elite which has to deal with these problems. तो इसीलिए मेरा पहला वो था कि वो मिसिंग है। जब वो सोचने वाला ही नहीं तो सोच कहाँ से आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका इन सभी कॉम्प्लेक्स मुद्दों पर। इफ़ नॉट कम्प्लीटली सॉल्व दीज इश्यूज, बट एटलीस्ट हम इनको सॉल्व करने की तरफ बढ़ें, कुछ पहले स्टेप्स लें, यू नो, baby steps, if I may call. Yeah, actually, it's again, I mean, sorry to nitpick, but just the vocabulary of solving is that finite approach, finite game approach, that there is a solution. There are always trade-offs. So the right word would be, how do you negotiate with them? So just that mindset is the key. कि आपको पता है कि मतलब ultimately you are powerless in front of these mammoth global issues, but can you bring together more people? Can you work in cooperation with other like-minded people, put your energies together, become a force in some sense to reckon with, and negotiate with these problems? I must also take this opportunity to thank you again for inviting me. It was a wonderful conversation I had, and I'm thankful to you for asking such probing and such intelligent questions. This is perhaps the longest conversation on camera I've ever had. So thank you for this opportunity, and good luck to you. And I'm fairly confident that your this effort that you're putting in, it will bear fruits, and I wish you the best of luck for your journey. It was a pleasure hosting you Thank for you. the discussion today. Thanks.